हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में मैं आपको राजकोषीय नीति यानी कि फिस्कल पॉलिसी के बारे में बताऊंगा कि राजकोषीय नीति क्या है और राजकोषीय नीति तैयार करने के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। भारत जैसे देश में जो कि विकासशील देश की श्रेणी में आता है, तो यहाँ पर राजकोषीय नीति का क्या महत्व है। सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम में फंस जाते हैं। राजकोषीय नीति क्या होता है, इसको अगर वर्तमान समय में हम आज की परिस्थितियों में देखें तो राजकोषीय नीति किसी भी सरकार का या किसी भी अर्थव्यवस्था का एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की गति को यानी कि स्पीड ऑफ इकोनॉमी को एक्सलेरेट किया जा सकता है, यानी कि बढ़ाया जा सकता है। तो राजकोषीय नीति के बारे में ऑर्थर स्मिथिस के अनुसार उन्होंने इसके बारे में एक सुंदर सी परिभाषा दी है, जिसको हम पढ़ते हैं। राजकोषीय नीति वह नीति है जिसमें सरकार अपने व्यय एवं आगम यानी कि आय के कार्यक्रम को राष्ट्रीय आय, उत्पादन और रोजगार पर वांछित प्रभाव डालने और अवांछित प्रभावों को रोकने के लिए प्रयुक्त करती है। यानी कि यह ऐसी नीति होती है जिसमें सरकार के जो खर्चे होते हैं या सरकार की जो प्राप्तियां होती हैं, सरकार के खर्चे और प्राप्ति से रिलेटेड ऐसे कार्यक्रम को तय किया जाता है जिससे उस राष्ट्र की राष्ट्रीय आय हो, चाहे उत्पादन हो या रोजगार के स्तर हो, उसको वांछित तरीके से प्रभावित किया जा सके और उसको उस पर जो अवांछित प्रभाव यानी कि उससे गलत तरीके से जो प्रभाव डालते हैं उसको रोका जा सके। यानी कि ये एक नीतियों का समूह है। ये क्या है? नीतियों का समूह है जिसमें विभिन्न प्रकार की नीतियों को अपनाया जाता है और इसकी प्रमुख जो है उपाय इसके अंतर्गत दिया जाता है किसी भी राष्ट्र में वित्त प्रबंधन। ठीक है, वित्त प्रबंधन के लिए उपायों को अपनाना है। यानी कि राजकोषीय नीति के माध्यम से किसी भी राष्ट्र में वित्त प्रबंधन के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। वित्त प्रबंधन यानी कि राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के समुचित विकास के लिए जो आय है और उसका व्यय है वो किस प्रकार से इसको प्रबंध किया जा सके। ऐसे में ये जो है जो सरकारी खर्चे हैं, सरकारी खर्चों एवं सरकार जो इनकम होती है यानी कि टैक्स संबंधी, ठीक है ना, टैक्स की दरों को एडजस्ट करने का काम करती हैं कि किस तरीके से सरकारी खर्चों को कम किया जा सके या फिर टैक्स को बढ़ाया जा सके, इस बात को ध्यान में रखती है, इससे रिलेट होती है। यानी कि सरकार के राजस्व संग्रह होते हैं और व्यय का जो समुचित नियमन होता है। यानी कि जो राजस्व संग्रह है सरकार के द्वारा, राजस्व संग्रह किससे होता है? टैक्स से होता है, विभिन्न प्रकार के टैक्सों से, ठीक है ना। इसके अलावा उसका जो व्यय होता है उस व्यय का समुचित नियमन और नियंत्रण करने के लिए अर्थव्यवस्था को नीतियों की आवश्यकता पड़ती है और नियंत्रण और नियमन संबंधी जो नीतियां होती हैं उस नीतियों को राजकोषीय नीति कहा जाता है। ठीक है, अब ये ध्यान में रखिए कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था की जो सर्वोच्च उद्देश्य होते हैं, यानी कि अर्थव्यवस्था के जो सर्वोच्च उद्देश्य होते हैं जिसके लिए राजकोषीय नीति बनाया जाता है, जिसके अंतर्गत राष्ट्र के व्यय, ऋण, कर यानी कि टैक्स, आय या फिर हिनाज प्रबंधन या फिर अन्य क्रियाएं हैं, अन्य क्रियाओं से संबंधित जो व्यवस्था तैयार की जाती है। और अन्य क्रियाओं की व्यवस्था कौन कौन सी तैयार की जाती है, ये ध्यान में रखना है कि किसी अर्थ में इस सब का उपाय मेन उद्देश्य होता है देश का आर्थिक विकास, देश में कीमत स्थिरता लाना, देश में रोजगार बढ़ाना,
करारोपण में सुधार करना और सार्वजनिक आय व्यय की जटिलताओं को कम करना उसका मुख्य उद्देश्य होता है। अब अगर राष्ट्रीय आय के हम उद्देश्यों की बात करें, राजकोषीय नीति के उद्देश्यों की बात करें तो वो कौन कौन सी है? राजकोषीय नीति के उद्देश्य यानी कि प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो सबसे पहले उद्देश्य है किसी भी राष्ट्र में अर्थव्यवस्था में विनियोग दर में वृद्धि करना, यानी कि जो राष्ट्र में इस प्रकार की नीति बनाना कि उस राष्ट्र में विनियोग दर, जो इन्वेस्टमेंट रेट है वो बढ़े, यानी कि पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना कि उस राष्ट्र में जो है इन्वेस्टमेंट बढ़े। दूसरा मुख्य है विनियोग के लिए संसाधनों का एकत्रीकरण। सरकार को राजकोषीय नीति के माध्यम से इस प्रकार से वातावरण बनाने की आवश्यकता होती है, ऐसे संसाधनों को जुटाने की आवश्यकता होती है ताकि लोग स्वतः निवेश के लिए जो है आगे आए। फिर आय यानी कि राष्ट्रीय आय के पुनर्वितरण करके, जो यानी कि हमारे देश में आय का जो असमानता है उसके राष्ट्रीय आय का पुनर्वितरण करके आय संबंधी असमानता को कम करना, तो को कम करना। ठीक है। इसके अलावा राष्ट्र में आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, ये जो है राजकोषीय नीति के 4 प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है। अब क्या किया जाता है किसी भी राष्ट्र में इन 4 उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जो मुख्य बातें हैं, जिसके लिए जो योजनाएं अपनी जाती हैं, यानी कि मुख्य बातें इन राजकोषीय नीति की, उसके अंतर्गत कौन कौन सी नीति तैयार की जाती हैं। वो सबसे पहला है सरकार की करारोपण नीति, यानी कि टैक्सेशन पॉलिसी। इसके अंतर्गत सरकार को ये देखना होता है कि देश में करारोपण की कर की क्या स्थिति है, क्या कर आम जनता के ऊपर कर बढ़ाया जा सकता है या फिर क्या इसको घटाना पड़ेगा, क्या वो कर देने के योग्य, इन समस्त नीतियों से, इन समस्त समस्याओं से संबंधित नीति तैयार की जाती है। दूसरा, सरकार की व्यय नीति, यानी कि एक्सपेंडिचर पॉलिसी। किसी भी सरकार को अपने व्यय के लिए उचित नीति का निर्माण करना आवश्यक होता है, क्योंकि बिना नीति के अगर व्यय करेंगे तो राष्ट्र का समुचित विकास नहीं होता है। भारत जैसे देश में जहां पर व्यय की आवश्यकता है, वहां पर इस व्यय को जो है एक सुनियोजित तरीके से, यथावत तरीके से एवं नीतिगत तरीके से करते हैं तो देश का जो है विकास होता है, आय की वृद्धि होती है, साथ ही साथ जो है रोजगार की दर भी बढ़ती है। तीसरा है सरकार की ऋण नीति, यानी कि पब्लिक डेप्ट पॉलिसी, पब्लिक डेप्ट पॉलिसी। अब सरकार की ऋण नीति के अंतर्गत सरकार के द्वारा कितना ऋण लेना चाहिए, किस उद्देश्य की हेतु लेना चाहिए, किन शर्तों के साथ लेना चाहिए, इस संबंधी नीतियों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है सरकार की बजट नीति। राजकोषीय नीति का प्रमुख सार होता है देश की जो बजट संबंधी समस्या को संपूर्ण करना। देश में कितना आय हो रहा है, देश में कितना व्यय हो रहा है, इन समस्त चीज़ों का विवरण बजट नीति के द्वारा तैयार किया जाता है और बजट नीति के द्वारा ही देश के बजट को तैयार किया जाता है, आर्थिक सर्वेक्षण किया जाता है और हर साल जो बजट हम सुनते हैं किस पर कितना खर्च किया जाना चाहिए, किस पर कितना टैक्स लगाना चाहिए, इस समस्त बातों का विवरण बजट नीति में होता है। ये तो होगी राजकोषीय नीति की बातें। अब राजकोषीय नीति के प्रमुख
अभाव भी कुछ दोष भी होता है। तमाम बातें पढ़ने जो अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे दोष, कौन कौन से प्रमुख दोष है राजकोषीय नीति से जिससे किसी भी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है। सबसे पहले लोचता का अभाव। भारत जैसे देश में जहां पर राजकोषीय नीति तैयार किया जाता है, इन राजकोषीय नीति में लोच का अभाव होता है। लोच का अभाव मतलब समय के अनुरूप इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है अव्यावहारिक कर प्रणाली। हमारे यहाँ की कर प्रणाली अव्यावहारिक है, यानी कि इसको प्रैक्टिकल में लाना बहुत मुश्किल होता है। हमें कर प्रणाली इस प्रकार से बनानी चाहिए कि लोग खुश होकर अपनी आम स्वीकृति के साथ जो है कर को चुकाए, लेकिन यहाँ पर कर जो है बड़ा टिपिकल प्रोसेस होता है चुकाना। नेक्स्ट है घाटे की व्यवस्था, घाटे की वित्त व्यवस्था। आज भी हमारा देश घाटे का बजट बनाता है और घाटे का बजट ये शो करता है कि हमारे यहाँ की वित्त व्यवस्था या की ऋण नियमन प्रणाली आज सुनियोजित नहीं है। हमने अभी तक घाटे को कम नहीं कर पाए हैं। तो घाटे को कम ना कर पाना ही एक जो है वित्तीय प्रबंधन के जो है असफलता को बताता है। नेक्स्ट बचतों का कम होना। हम जो है बचत को प्रोत्साहन नहीं दे पाते हैं। लोग जो है बचत को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं कि अपने धन कमाए हुए धन को बचत किया जाए और कहीं ना कहीं इसको बाद में निवेश किया जाए। तो भारत में आज भी बचत की कमी है, कि बचत दर की कमी है। नेक्स्ट प्रशासनिक व्यय में वृद्धि। इसके बाद हम बात करते हैं प्रशासनिक व्यय में वृद्धि। भारत में आज भी सरकार की जो प्रशासनिक व्यय है वो बहुत ज़्यादा है। कुछ व्यय तो ऐसे हैं जिनका ना होना, अगर हम उस व्यय को ना भी करते हैं तब भी देश का विकास हो सकता है। तो ज़रूरत है सरकार की इस प्रशासनिक व्यय को कम किया जाना। उसके बाद है विदेशी ऋणों में वृद्धि, क्योंकि देश में घाटे का बजट बना जाए तो घाटे की पूर्ति जो है विदेशी देशों से ऋण लेकर पूरी की जाती है। जैसे जैसे ऋण का भार बढ़ता चला जाता है उसी प्रकार वैसे वैसे जो सरकार की प्राप्त होने वाली आय का एक बड़ा भाग जो है वो ऋणों पर ब्याज चुकाते चुकाते चला जाता है, जिससे आर्थिक विकास के लिए धन की मात्रा कम बचती है। थैंक यू।